नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। इससे प्रीवियसली जो हमने वीडियोस बनाए हैं आप देख सकते हैं। RRVUNL के कोर्सेज पे जितने भी बेस्ट वीडियो आपके लिए हो सकते थे हमने रेडी कर लिए हैं, और इससे आने वाले वीडियोस में भी जो बचे हैं, जैसे इंग्लिश का जो टॉपिक है वो बचा हुआ है। अभी तक हमने टेक्निकल टॉपिक कवर कर लिया है, आपके लिए हमने एक पेपर भी कवर कर लिया है। पूरा RRVUNL का पेपर आपको मिल जाएगा, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा हमने एप्टीट्यूड भी कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब एक हिंदी का जो राजस्थान का सेशन है वो भी कवर कर लिया है, ठीक है। ये इस वीडियो में हिंदी का कवर हो जाएगा। राजस्थान जीके है वो भी हमने कवर कर लिया है। तो मतलब RRVUNL में जो जो चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, हमारा चैनल पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको वो सारे सब्जेक्ट से, उन सारे टॉपिक से आपको अच्छे से तैयारी करवाने के लिए उन सारे टॉपिक्स की हम जितना भी हमारा जितने भी वीडियोस हैं हम उसी तरह से उसी लाइन में एक फोकस करके बनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश के ऊपर हो सकता है, तो फिलहाल आप देखिए ये वीडियो जो है हिंदी पर। सो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर दूं। तो इस वीडियो में हम मेनली क्या क्या कवर करेंगे, हिंदी में जो भी समास होते हैं इंपॉर्टेंट, उन पर से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा, और समासों के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, विशेषण क्या होते हैं, ठीक है। ये इसके अलावा भी बहुत कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सूरज के क्लासेस। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है ये है हिंदी वर्णमाला में स्वरों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो ये प्रश्न है। सो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा 11। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने 11 स्वर होते हैं, आपको मैं बता देता हूं। देखिए, कुल वर्णों की बात की जाए हिंदी वर्णमाला में तो स्वर यहां पर कितने हैं 11 हैं। अयोगवाह 2 होते हैं, व्यंजन यहां पर 33 होते हैं, संयुक्ताक्षर यहां पर 4 होते हैं, और ये उत्क्षिप्त व्यंजन जो है 2 होते हैं, ठीक है। तो स्वरों की बात की जाए, कभी भी आपसे पूछे जाए हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो 11 हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ एंड और ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निर्देश दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनिए। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, जो अपने पैरों पर खड़ा हो। तो ऑप्शंस में आप आइए, वन बाय वन हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। आत्मघाती नहीं हो सकता, आत्मसमर्पण नहीं हो सकता, आत्मोत्सर्ग नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर। तो इसका सही उत्तर क्या है? आत्मनिर्भर। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। देखिए, जो अपनी हत्या कर लेता है उसे हम कहते हैं आत्मघाती। जो अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित कर देता है, ठीक है, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण आपने देखा होगा, जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उसमें जो टेररिस्ट हैं उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है, सरेंडर करना, ठीक है। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग, आत्मोत्सर्ग। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, ये तो आप जानते हैं, आत्मनिर्भर। दिए गए विकल्पों में नवीन का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए, अर्वाचीन नहीं हो सकता, पसंदीदा नहीं हो सकता, प्राचीन और आगामी बचते हैं, ठीक है, आगामी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर है प्राचीन, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। महावीर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? अब देखिए, समास का क्वेश्चन आया यहां पर आपके लिए, तो समास का क्वेश्चन है। तो महावीर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो देखिए, तत्पुरुष समास
द्विगु समास नहीं हो सकता, ठीक है। और यहां पर कर्मधारय समास नहीं हो सकता, बहुवीरी समास होगा ये। कौन सा समास होगा ये? बहुवीरी समास होगा। तो देखिए बहुवीरी कैसे होगा, अब ये जानने के लिए हम देखते हैं समासों के प्रकार। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट है। समासों के प्रकार देखेंगे तो समासों के प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहला वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस समास में दोनों शब्दों के बीच विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो, जैसा नील कमल, नीला है जो कमल। इसका अर्थ ये है कोई ऐसा शब्द जिसमें दो अर्थ अलग अलग निकलते हों, जैसे नीला कमल है। अगर कोई कमल नीला है तो उसे हम क्या कहते हैं? नील कमल, ठीक है। तो इस तरह के समास को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? कर्मधारय समास। द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद, पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, ठीक है। तो मतलब कि जो पहला पद है, इसमें पहला पद कौन सा है? पहला पद इसमें 9। 9 का अर्थ क्या होता है? 9 का अर्थ क्या होता है? 9 का अर्थ होता है 9, ठीक है। रत्न, दोनों का अर्थ देखिए, पहला शब्द है 9, ठीक है, फिर यहां पर लिखा है रत्न, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, यहां पर ध्यान दीजिए। 9 रत्न, 9 रत्न मतलब कि 9, पहला शब्द 9 और ये रत्न, ठीक है। तो इस तरह का समास, जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन आए, नवरत्न या फिर कोई इसी तरह के वाक्य, तो वो समास द्विगु समास की कैटेगरी में आएगा। तत्पुरुष, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समास के उपरांत विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो, जैसे मतदाता, मत को देने वाला, ठीक है। उत्तर पद इसमें क्या है? प्रधान है। उत्तर पद क्या हो? प्रधान। और समास करने के उपरांत विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो, ठीक है। तो इसमें मतदाता मतलब कि मत का दान देने वाला, जीवनदाता, जीवन का दान देने वाला। एक और इसका एग्जाम्पल देखिए, जीवनदाता, जीवनदाता, ठीक है, ये भी इसी का तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। इसमें उत्तर पद क्या है? प्रधान है। बहुवीरी समास, बहुवीरी समास समझिए, जो एग्जाम्पल अभी हमने लिया था ये बहुवीरी समास का है, तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं, जैसे मक्खी चूस, बहुत कंजूस आदमी, ठीक है। ये एग्जाम्पल से हमें ये पता लग रहा है कि बहुवीरी समास जब जब आपको पूछा जाएगा उसमें कोई ऐसा शब्द होगा। यहां मक्खी चूस लिखा है। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, गिरिधर, गिरिधर, ठीक है। गिरिधर एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पर। तो गिरिधर में देखिए, गिरी मतलब कि पर्वत, गिरी मतलब कि पर्वत, धर मतलब धारण करने वाले, धारण करने वाले। तो गिरी मतलब कि पर्वत और पर्वत को धारण करने वाले, ठीक है। पर्वत को धारण करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। तो अब देखिए, तो गिरिधर, गिरिधर मतलब कि पर्वत धारण करने वाले। लेकिन इसका जो अर्थ है, ये इस वाक्य का जो अर्थ है, इस शब्द का, इसमें देखिए दो चीजें मिलकर बन रही हैं गिरिधर। तो इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ कहाँ होता है? तीसरा ही मीनिंग पे जाता है। सेम चीज यहां पर है, देखिए ध्यान दीजिए। ये देखिए महावीर, महावीर का अर्थ, महावीर मतलब कि जो वीर महान है, जो वीर क्या है? महान है, उसे कहते हैं महावीर। तो भगवान हनुमान जी, जैसे हनुमान जी को महावीर कहा जाता है, या फिर जो दूसरे अलग अलग धर्मों के देवता हैं, उन्हें कई धर्मों में महावीर की हमने जो है ये सुना होगा। तो महावीर का अर्थ होता है महान, महान है जो वीर, ठीक है। तो उसी तरह से गिरिधर पर्वत को धारण कर, मक्खी चूस मतलब कि
बहुत ही कंजूस व्यक्ति के लिए विभक्ति है, मतलब मक्खी चूस यानी ऐसा व्यक्ति जो अगर किसी दूध या चाय में मक्खी भी गिर जाए तो उसे मक्खी को हटाकर भी वो दूध चाय पी लेता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कंजूस, जिसका अर्थ ये बहुत ज्यादा कंजूस होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जो भी आपको समास है उसका जो अर्थ है, यहाँ दोनों पद प्रधान नहीं है। देखिए यहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं है, यहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं होते, लेकिन यहाँ पर दोनों पद मिलकर किसी एक विशेष अर्थ, मतलब कि ये गिरिधर, मक्खी चूस, तो ये दोनों पद मिलकर कोई एक ऐसा संरचना कर रहे हैं जिसका अर्थ कुछ तीसरा ही निकल रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जो बहुत बोलता हो, मितभाषी नहीं हो सकता, बहुभाषी मतलब कि बहुत सारी भाषाएं, ये देखिए बहुभाषा भाषी, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है वाचाल। वाचाल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हे श्याम इधर आओ वाक्य में कौन सा कारक है? हे श्याम इधर आओ, यहां पर देखिए इस शब्द में देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हे श्याम इधर आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, संबोधन है, संप्रदान है, या संबंध कारक है, या कर्ता कारक है? ठीक है, अब देखिए बहुत आसान है इसे समझना। यहाँ पर हे का यूज किया गया है, मतलब कि संबोधन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा संबोधन कारक। अब कारक क्या होते हैं, इन्हें कैसे पहचाना जाए, इस पर हम बात करेंगे। देखिए कर्ता कारक वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है इसकी विभक्ति ने है। जहां भी किसी भी वाक्य में आपको ने पता लगता है, ने, तो वो कर्ता कारक की कैटेगरी में आ सकता है। जैसे देखिए पूरे विश्व में आतंक मचा रखा है, ठीक है, आतंकवादियों ने पूरे विश्व में आतंक मचा रखा है। देखिए ने किसने मचा रखा है? तो आतंकवादियों ने। किसने? आतंकवादियों ने। तो ये यहां पर क्या है? ने। ठीक है, जैसे राम ने कोई XYZ काम किया, ठीक है, राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो ये कौन सा है? कर्ता कारक। इसमें जो है कर्ता, इसमें कर्ता मतलब कि ने, मतलब राम, यहां आतंकवादी, और वहां पर कर्ता कौन है? राम। ठीक है। कर्म कारक वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े इसकी विभक्ति को है। जैसे चरवाहों ने गायों को चराया, ठीक है, तो अब यहां पर इसकी विभक्ति क्या है? को। जिस भी वाक्य में आपको को जानने को मिलता है, किसको चराया? गायों को चराया, कर्म हो गया यहां पर। नेक्स्ट आते हैं करण कारक। देखिए जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, जैसे इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, ठीक है, करण कारक या इसका मतलब है जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है। जैसे कलम से कहानी लिखी जाती है, जैसे इसमें ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सुई से कपड़े सी लो, ठीक है, तो यहां पर करण कारक है, किससे कपड़े सी रहे हैं? सुई से, मतलब कि किसी वस्तु की सहायता ली जा रही है। तो इसे पहचानना बहुत आसान है। जैसे कोई वस्तु है, उसकी सहायता लेके अगर कोई काम किया जा रहा है, कोई कर्म हो रहा है, तो उसमें करण कारक की कैटेगरी में करण कारक माना जाएगा। संप्रदान जिस शब्द में किसी के लिए कुछ करने या देने का बोध हो, इसकी विभक्ति को और के लिए है। जैसे मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के लिए। अब यहां जब भी संप्रदान कारक की बात हो तो के लिए, जैसे
जैसे मान लीजिए राम ने गरीबों के लिए खाने का प्रबंध करवाया। ठीक है, तो राम ने गरीबों के लिए खाने का प्रबंध करवाया। ठीक है, तो यहां के लिए जब शब्द में किसी के लिए कुछ करने या देने का बोध हो तो उसको हम संप्रदान कारक की कैटेगरी में रखेंगे। अपादान, जिससे किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, इसकी विभक्ति से है। जैसे वह कलम से लिखता है, इसका जो है अपादान कारक। और संप्रदान, ध्यान देना यहां पर, संप्रदान में किसी के लिए कुछ करने का, इसमें किसी वस्तु से अलग होने का बोध हो। जैसे वह कलम से लिखता है, वो क्या करता है, कलम से लिखता है, मतलब कि इसमें अपादान कारक है। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बोध हो, इसकी विभक्ति का, की और के। जैसे सीता की किताब। अब यहां पर पोजीशन आता है। देखिए, संबंध कारक मतलब कि पोजीशन, कोई रिलेशन। ठीक है, जैसे सीता की किताब, राधा की बांसुरी, राम की कुटिया, तो मतलब कि कोई संबंध आ रहा है, तो उसमें संबंध कारक आपका कंसीडर किया जाएगा। अधिकरण कारक, शब्द में जिस रूप में क्रिया के आधार का ज्ञान हो, इसकी विभक्ति में और पर है। जैसे चिड़िया पेड़ों पर अपने घोंसले बनाती है। कहाँ बनाती है, पेड़ों पर, तो इसका जो है विभक्ति में और पर। ठीक है, में और पर इसकी विभक्ति है। जैसे चिड़िया पेड़ों पर, ठीक है, कहाँ बनाती है, पेड़ों पर। बच्चे मैदान में खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, मैदान में, तो मैदान में खेलते हैं। बच्चे कहाँ पर खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं, तो में आया इसमें। देखिए ये क्या आया, इसमें में आया, बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो इसमें में आया। तो ये भी कौन सा कारक हो गया, अधिकरण। संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप में किसी के पुकारने या संकेत करने के भाव का बोध हो, इसकी विभक्ति अरे। ठीक है, संबोधन मतलब कि किसी को अगर आप पुकार रहे हैं तो क्या करेंगे, अरे और हे, ऐसा कुछ करके पुकारते हैं। जैसे आप कहीं गए हैं, आपको अपना मित्र मिलता है, तो आप क्या कहते हैं, अरे श्याम इधर आ, अरे देखो। ठीक है, हे भगवान। तो इस तरह के जो भी संकेत हैं, देखिए, देवी और सज्जनों, इस गांव में आपका स्वागत है, तो इन्हें संबोधन कारक कहते हैं। बहुत आसान है इन्हें परखना। जो भी संबोधन आता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अब इसमें उचित विकल्प चुनना है, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो। तो विवेकी हो नहीं सकता, विधर्मी हो नहीं सकता, विषाक्त नहीं हो सकता, वाचस्पति, जिसे अपनी वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, उसका सही उत्तर है वाचस्पति। ठीक है, अपना हित, ये हित है, अहित सोचने में समर्थ, विवेकी। अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला, विधर्मी। जिसमें विष मिला हो, विषाक्त। ठीक है, दिए गए विकल्पों में वृद्ध, ये वृद्ध है, वृद्ध का विलोम शब्द क्या है, तो वृद्ध का विलोम क्या होगा, शिशु, बालक, प्रौढ़, तरुण। अब देखिए, इसका आंसर के लिए मैं आपको सारे विकल्प एक बार दिखा देता हूं। तो शिशु का जो है विलोम है वो किशोर होता है, बालक का बुढ़ा होता है, प्रौढ़ का अप्रौढ़ होता है। तो अब देखिए, इसका जो है सही आंसर होगा तरुण। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। दाल चावल शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए, तत्पुरुष समास इसमें है नहीं, द्विगु है नहीं, कर्म धारय है नहीं, यहां पर कोई भी किसी भी तरह की बहु
व्रीहि समास है नहीं, क्योंकि दाल चावल दोनों मिलकर कोई ऐसा तीसरा अर्थ नहीं निकालते। तो ये द्वंद्व समास है, जहां पर दोनों, देखिए अब द्वंद्व समास का हमें समास पर जाना होगा, शायद इसमें चलो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। तो द्वंद्व समास मतलब कि दोनों जो इसमें शब्द, दोनों शब्द एक दूसरे से कम ज्यादा नहीं है, दोनों शब्दों का जो है मोल वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है। तो देखिए द्वंद्व समास उसे ही कहते हैं। जैसे एड़ी चोटी, एड़ी चोटी सुना होगा आपने, एड़ी चोटी। तो एड़ी चोटी का मतलब भी समान है, यहाँ पर इनका दोनों का अर्थ समान निकलता है, ठीक है। ऐसे दाल चावल दोनों का समान अर्थ है, दोनों ही खाने की वस्तुएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, वाक्य में लिखवाया इस शब्द में कौन सी क्रिया है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्रियाएं देखनी होंगी, क्रियाएं देखते हैं हम। पूर्वकालीन क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया जो क्रिया एक क्रिया को समाप्त कर तत्काल दूसरी क्रिया का आरंभ हो, उसे पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। वह खाकर सोता है, मैं खेलकर आराम करता हूं, ठीक है। मैं उठकर पढ़ता हूं, मतलब कि एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया का जो बोध करा रही है। जैसे वह खाकर सोता है, पहले क्या करता है, खाता है, फिर क्या करता है, सोता है, पर सोने से पहले क्या करता है, खाता है। मैं खेलकर आराम करता हूँ, क्या करता हूँ, आराम करता हूँ। किससे पहले, खेलकर। आराम करने से पहले क्या करता हूँ, खेलता हूँ। मैं उठकर पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। पढ़ने से पहले क्या करता हूँ, उठता हूँ, ठीक है। तो उठना ये पूर्वकालीन क्रिया है, उसके बाद ये बाद की क्रिया है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त जो क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द से मिलकर क्रिया बनाती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसने खाना खा लिया, ठीक है, तो दूसरी क्रिया के साथ मिल रही है, खा प्लस लेना, खाया उसने, तो इससे संयुक्त क्रिया। अपूर्ण क्रिया, जिस क्रिया में कार्य पूर्ण नहीं होता वो अपूर्ण क्रिया कहलाता है। राधा खाना बना रही है, सफाई वाले सफाई कर रहे हैं, सफाई वाले सफाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, अपूर्ण क्रिया। मतलब कि क्रिया कंटिन्यूअस फॉर्म में है, चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। सामान्य क्रिया, जिस क्रिया में सामान्य रूप से कार्य हो रहा है वो सामान्य क्रिया। वो नाच रही है, सामान्य रूप से कार्य हो रहा है, वो नाच रही है, कार्य चल रहा है। नाम धातु क्रिया, ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है, वह नाम धातु क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे वे दोनों बतियाते चले जा रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया। सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है में विशेषण, एक मिनट, इसका आंसर आई थिंक हमारा रह गया। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। अब देखिए, अब आप आंसर कीजिए इसका, आप सोचिए इसमें कौन सा हो सकता है। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इसमें ना तो अपूर्ण क्रिया है, ना तो पूर्वकालीन है, इसमें ना ही सामान्य होगी, क्या हो सकती है, लेकिन संयुक्त क्रिया ये है नहीं, संयुक्त क्रिया भी नहीं है। बताऊंगा क्यों। देखिए, इसमें नाम धातु क्रिया ये है नहीं, संयुक्त है नहीं, अपूर्ण है नहीं, आक्रमक है नहीं, और इसमें जो एक हमने कंसीडर नहीं की, प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, किसी कार्य के लिए प्रेरित करना, क्या करना, प्रेरित करना, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। यहां पर मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, मतलब कि रमेश पत्र लिखना नहीं चाहता था, हो सकता है वो लिखना चाहता भी हो, नहीं भी चाहता हो, लेकिन उसने पत्र क्यों लिखा, मेरे कहने पर, मैंने लिखवाया। हो सकता है वो पत्र मुझे ही लिखना हो, पर मैं रमेश से उसे करवा रहा हूं। बॉस ने एम्प्लॉइज से XYZ काम करवाया, तो मतलब कि एम्प्लॉइज करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो सेकेंडरी है। करवाया मतलब अगर जहां पर लिखवाया, करवाया, इस तरह का शब्द यूज हो रहा है, वहां पर आप इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है में कौन सा विशेषण है। विशेषण देख लेते हैं एक बार।
देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराएं, जैसे बलशाली, तीक्ष्ण, कमजोर, मोटा। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हो, ठीक है, तो जैसे 2, 3, 4 गुना आदि। परिणामवाचक ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा 4 किलो, 1 मीटर, 2 लीटर आदि। सार्वनामिक वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं। उस संज्ञा शब्द की क्या विशेषता बताएं, जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल। अब देखिए, सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें तेज क्या है, ये घोड़े का गुण बता रहा है। क्या बता रहा है, गुण। तो ये कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक। सफेद घोड़ा तेज दौड़ता है, सफेद घोड़ा क्या करता है, तेज दौड़ता है, तो ये घोड़े का गुण है, ये गुण बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण या कोई भी नहीं। तो अब देखिए, स्वर हो नहीं सकता, व्यंजन होगा नहीं, शब्द होगा नहीं, सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। कैसे होगी, देखिए, शब्द किससे मिलकर बना है, वर्णों से मिलकर शब्द बना है। व्यंजन कैसे बने हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, जैसे क, ख, ग। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे अ, आ, ई, उ, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे छोटी इकाई वर्ण है, क्योंकि वर्णों से ही शब्द बन रहे हैं। राम पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो देखिए, अब ये क्रियाओं के बारे में हम थोड़ा और देखते हैं। सक्रामक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सक्रामक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, ठीक है। पूर्वकालीन क्रिया, जो क्रिया एक समाप्त होकर दूसरी, जैसे मैं उठकर पढ़ता हूं। प्रेरणात्मक क्रिया, जिसमें किसी को प्रेरणा दी जाती है। सामान्य, जिस क्रिया सामान्य रूप से कार्य हो रहा है वो सामान्य क्रिया कहलाती है। अब देखिए, अब इसमें कौन सी क्रिया होगी, सामान्य होगी। पूर्वकालीन ये है नहीं, आक्रमक है नहीं, सक्रामक, पूर्ण क्रिया, सामान्य क्रिया। राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है मतलब यहाँ पर कार्य जारी है, कार्य जारी है मतलब ये सामान्य क्रिया है, ना पूर्ण है ना सक्रामक है, ठीक है। साधारण शब्द का विलोम क्या होगा, साधारण शब्द का विलोम आचरण नहीं होगा, जागरण नहीं होगा, संश्लेषण, विस्मरण, विशिष्ट होगा। इसका क्या होगा, साधारण का विलोम विशिष्ट। कैसे होगा, देखिए, आचरण का अनाचरण होता है विलोम, जागरण का स्वप्न, संश्लेषण का विश्लेषण, विस्मरण का स्मरण। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। भाषा की सार्थक इकाई किसे कहा जाता है, भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई किसे कहा जाता है, शब्द को, शब्द को भाषा की सार्थक इकाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पर आप या तो लिखिए सूरज के क्लासेस, ठीक है, इस तरह से आप टाइप कीजिए, या तो फिर आप ऐसे लिख दीजिए सूरज के क्लासेस। दोनों ही केस में आपको हमारा जो इस YouTube का लोगो है, YouTube के चैनल का लोगो है, वही लोगो टेलीग्राम पर है, और उसी लोगो वाले चैनल पर आपको जाना है और वहां से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट है, अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें मोबाइल नंबर पूछते हैं, तो मोबाइल नंबर एक थोड़े से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो हम प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। कुछ अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अर्जेंट किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम है,
तो उस केस में हम जरूर से मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराने के बारे में सोच सकते हैं। बट आपके जो जनरल क्वेरीज हैं वो आप हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आपको सूरज के क्लासेस लिखना है, सूरज के क्लासेस, ठीक है, वहाँ पर भी हम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप हमें फेसबुक पर भी अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक पर भी हम सूरज के क्लासेस के नाम से हमारा पेज है, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। पीडीएफ इसका आप डाउनलोड कर लेना, इसे रीड कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत काम आएगा आपको। अगर आपके कोई और डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। इस वीडियो को कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे। इस वीडियो को अपने जो आपके एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो आपके फेसबुक के जो एजुकेशनल ग्रुप हैं, वहाँ शेयर कीजिए। वहाँ पर क्या स्टूडेंट्स होंगे जिनके ये वीडियो काम आएगा, ठीक है। उसके अलावा आप डायरेक्टली भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के बीच में हमें जो है हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।